अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? से ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर ये सब्जेक्ट आपके साथ ही है? जी जी। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, ऑप्शन आ रही है, उधर ऑप्शन नहीं आ रही थी। अच्छा, खबर साहब इतने लोग ही थे या और भी थे? आई गेस पांच ही थे हम। जी अच्छा। सर, चल, आके जो हम लोग थे पहले। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी के लिए हमें थ्री फोर्थ जो है वो मेजर डिसीजन के लिए। और हमने बात की कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और सॉरी यार, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर चेंज करने हो तो उसके लिए आपको ये चीज़ 34 3/4 या 75% जो वोटिंग राइट्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जी सर। अदनान साहब, क्योंकि अदनान साहब का मुझे नाम याद हो गया कि वो हैं। सर, मेमोरेंडम में जो कंपनी की लेजिस्लेशन है उसके बारे में मेंशन ठीक होता है। है। और जो कॉमन सील ऑफ द कंपनी है उसके बारे में मेंशन होता है। ठीक है। नईम साहब, कुछ आप इनसे इख्तलाफ करना चाहेंगे या नईम साहब ड्रॉप हो गए मेरा ख्याल? तलहा महमूद साहब, कुछ इख्तलाफ करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और साहब, मेरा ख्याल है मैं और आप ही हैं क्लास में। जी सर, मैं भी हूँ। अदनान साहब भी हैं। अदनान साहब ने बुरा मनाया है इस बात का और उन्होंने फौरन नहीं बताया सर। कि नहीं यार, मैं भी हूँ। नईम साहब, क्या हाल है? ठीक सर, अपनी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ होती है? सर मेरी कॉल आ गई थी तो मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया। अच्छा। ये वैसे जो है वो हम बात कर रहे हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ होती है। हेलो। सॉरी यार, वो बीच में बेगम की कॉल भी आ गई थी और आपको तो पता है बेगम की कॉल, आप में से कुछ शायद लोगों को पता हो कि बेगम की कॉल तो बंदे को उठानी ही पड़ती होती है। जी सर, अ, और लोगों को पता है। कितने लोगों को पता है ये? सर खबर को पता है। खावर को सर पता है, तो खावर साहब मेरी मजबूरी समझ सकते थे कि ये ऐसी कॉल थी कि किसी सूरत में ऐसा नहीं था कि मैं उसको ड्रॉप कर सकूं। सर कोई नहीं, कभी कभी नहीं भी उठाते। लेकिन खावर साहब, घर में भी तो रहना है ना, यानी आप सूरत हाल की नाजुकी का आप अंदाजा तो आप तो लगा सकते होंगे।
बस सर थोड़ा सा टॉन्ट ही होता है। अच्छा अच्छा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंटेन्स द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, एंड दैट बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिकली रिलेट्स टू द नेम ऑफ द कंपनी, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, वो कहाँ पे है, जो मेन आपका हेड ऑफिस आप इसको कह लें, और इसके अलावा जो है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है या क्या है, और फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब ये कंपनी के बारे में ना बहुत ही शदीद बेसिक किस्म की चीज़ें हैं जो कि इसमें हो सकती हैं। अगर इसको आपने चेंज करना है, कंपनी का नाम ही चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ बिग चेंज, 3/4 मेजॉरिटी आपको चाहिए उसके लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी अगर इस किस्म की चेंजेस हैं तो उसके बारे में आपको नॉर्मल वोट से आपको ज़रा थोड़े से वोट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? ये अभी खावर साहब ने थोड़ी देर पहले बताए थे कि कंपनी का पर्पस डिफाइन होता है, रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी की मीटिंग कब हुआ करेगी, किस तरह हुआ करेगी, उसके लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा, मीटिंग कॉल कौन करेगा, मीटिंग चेयर कौन करेगा, वगैरह वगैरह। यानी बिजनेस कंडक्ट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में गिवन होते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंपनी की जो मेमोरेंडम होता है उसमें गिवन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉमन या ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है। हाइब्रिड सिक्योरिटी से क्या मतलब है? सर मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट भी हो जाए तो उनको अपने पैसे नहीं देंगे, कैसे करें? हसीब कियानी साहब से पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका। हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, ये क्या होते हैं यार, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, और हाइब्रिड सिक्योरिटी से में हाइब्रिड से क्या मुराद है? सर हाइब्रिड का तो आइडिया नहीं है, लेकिन बट प्रेफरेंस शेयर्स जो है सर वो प्रेफर्ड हैं। अगर कंपनी लिक्विडेशन वगैरह में जा रही है या उस तरह का कुछ है इशूज वगैरह, या अगर उनको सबसे पहले बोनस देना है, सॉरी जो शेयर्स इशू करने हैं, राइट इशू वगैरह, वो भी प्रेफर्ड होते हैं इसमें। या फिर अगर इनको डिविडेंड्स पे कर रहे हैं तो वो भी प्रेफर्ड हैं। और पिछले साल के अगर डिविडेंड आपने नहीं दी और इस साल आपने देने हैं तो फिर ये प्रेफर होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी से ऊपर है सर ये। ठीक है जी। हाइब्रिड सिक्योरिटी से मुराद ये है कि इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स of both loan providers and shareholders. इसमें शेयर होल्डर वाली क्या खसूसियत है कि ये शेयर्स हैं, और इसमें लोन प्रोवाइडर वाली क्या खसूसियत है कि इसमें जो डिविडेंड होता है इसको हम यूं कर लेते हैं कि हम ये कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। लोन प्रोवाइडर्स वाली इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनका डिविडेंड फिक्स होता है, डिविडेंड इज फिक्स्ड।
और इसमें शेयर होल्डर्स वाली क्या सिचुएशन है कि ये होते शेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ये हाइब्रिड सिक्योरिटी हो गई। हाइब्रिड मींस कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन security, or it has a characteristic, or it's a combination of more than one things. अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसकी टाइप्स जो हैं वो अब ये जानना ये इसलिए ज़रूरी है, ये सारी बातें, कि आगे जब हम जा रहे होंगे या बात कर रहे होंगे तो उस वक्त ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए क्रूशल हो सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में पहले जो हैं वो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और दूसरी जो इनकी टाइप है वो कमुलेटिव और नॉन कमुलेटिव। तीसरी जो है वो हमारे पास एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। खबरी सिर्फ हमारी 4th सेमेस्टर की क्लास है, इसमें 3rd नहीं है? नहीं, सिर्फ हमारी है ये। वो CGL है जिसमें हमारे साथ है, वो 3rd सेमेस्टर वाले। और इसमें हमारे 4th 4 सब्जेक्ट है ना टोटल, और ये क्लास इसी दिन सैटरडे को हुआ करेगी 6:30। नहीं, वो सर से आगे बात हो चुकी है, सर कह रहे हैं, मैं सर इजाज से कंफर्म करता हूँ कि वैसे बेसिकली है ट्यूसडे को ये क्लास। अच्छा, मुझे क्योंकि सैटरडे बताया गया था। सर पहले तो ये शेड्यूल सैटरडे संडे पे ही थे सारा जो है सर, ये इवनिंग सेशन जो है सर हमारा, जी जी, बट वो फिर उन्होंने वीकडेज में कर दिया था, इसलिए मैंने कहा एक दफा कंफर्म हो जाए आइंदा, ताकि बंदा शेड्यूल रखे उस क्लास के लिए। मुझे अभी तक जो बताया गया है वो सैटरडे ही कहा गया है, तो लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक और हो गया सर। कंफर्म करके और मैं खावर साहब को बता दूंगा। सर इस तरह हमारे एक ग्रुप हर एक सब्जेक्ट का बना है व्हाट्सएप का, तो इसका भी मेरा ख्याल है बना लेते हैं तो जरा आसानी हो जाएगी, अपडेट वगैरह सारे। ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाएगी। ठीक हो गया सर। ठीक है, खावर साहब नंबर मैं दूसरा भेज दूंगा आपको, उस पे ग्रुप बनाइएगा। ये जो नंबर जिससे मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, इस पे ग्रुप मर्जी है बना लीजिएगा। बेहतर है कि मैं वो ज़रा दूसरा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करता हूँ, तो उधर हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा जी जी, ठीक है सर, आप दूसरा नंबर भेज दीजिएगा। ठीक। अच्छा, एक तो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कमुलेटिव नॉन कमुलेटिव हैं, पार्टिसिपेटरी नॉन पार्टिसिपेटरी। और ही कर देते हैं। और कॉलेबल नॉन कॉलेबल हैं, रिडीमेबल हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल हैं। पर यूजुअली होता यूं है कि जो कॉमन शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स की लाइफ जो है वो इनडेफिनेट हुआ करती है। जब तक कंपनी कायम है उस वक्त तक ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये भी, सॉरी, कॉमन शेयर्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। कंपनी मौजूद है तो कॉमन शेयर्स भी मौजूद हैं, कंपनी मौजूद नहीं है तो कॉमन शेयर्स भी मौजूद नहीं रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इसकी नॉर्मली जो है वो लाइफ हुआ करती है। वो आप खैर खुद से जो भी कितने अरसे के लिए आप उनको इशू कर रहे हैं। लेकिन ये जो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर एन एक्सेप्शन टू द रूल। इनकी लाइफ भी जो है वो इंडेफिनेट हो सकती है अगर कंपनी चाहे तो।
कमुलेटिव और नॉन कमुलेटिव की बात वो थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने की, अब मुझे नाम जो है वो नहीं पता कि किसने ये बात की थी। अगर तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो फिर आप कॉमन शेयर होल्डर्स को बाद में पे करेंगे और इनको पहले पे करेंगे। लेकिन अगर आप डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं कर रहे या डिविडेंड पे करने की पोजीशन में ही नहीं है तो फिर जो कॉमन वालों को नहीं मिल रहा तो प्रेफरेंस वालों को भी फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करें कभी तो पहले कमुलेटिव वालों को पे करना पड़ेगा, तो फिर आप एलिजिबल होंगे कि आप कॉमन वालों को भी पे कर सकें। और अगर एक दफा डिविडेंड पे करने से रह गया तो नेक्स्ट टाइम, अगर तो ये नॉन कमुलेटिव है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप इनको दोबारा डिविडेंड पे करने के पाबंद नहीं है। नॉन कमुलेटिव में, कमुलेटिव मीन एग्रीगेट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, जबकि कमुलेटिव मीन्स कि ये एग्रीगेट होगा, ऐड होगा। सपोज 8% कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब आपने इस दफा अगर आपने नहीं पे किए और वो 8% कमुलेटिव है तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको 8 पिछली दफा का, 8 इस दफा का आपको पे करना पड़ेगा। मींस 16% डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और अगर वो नॉन कमुलेटिव है तो मिस हो गया तो मिस हो गया। और नॉन कमुलेटिव के साथ लफ्ज नॉन कमुलेटिव नहीं लिखा होता। कमुलेटिव के साथ बहरहाल या पार्टिसिपेटरी के साथ या रिडीमेबल के साथ जो परसेंटेज है वो भी वाजे करनी पड़ती होती है और लिखना भी पड़ता होता है कि ये किस किस्म के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद है वो ज़रा थोड़ी सी वाजे हो जाए। क्लियर है जी? तलासा, यस सर, ओके। तलासा, तला महमूद साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, ये ओके किसने किया था? सर मैंने जी खबर खावर साहब, तो कुछ रिपीट कर देंगे कि क्या थे? सर कहाँ से यही रिपीट करूं? कमुलेटिव नॉन कमुलेटिव वाली जो बात थी। सर उसमें आपने ये बताया कि जो कमुलेटिव हैं या पार्टिसिपेटरी हैं, रिडीमेबल हैं, इनके साथ जो है वो इनका एक तो नाम मेंशन होता है। जो नॉन कमुलेटिव हैं या नॉन पार्टिसिपेटरी या इररिडीमेबल हैं उनका एक तो नाम मेंशन नहीं होता। दूसरा ये है कि जो कमुलेटिव हैं या रिडीमेबल हैं इनकी परसेंटेजेस भी जो हैं वो भी साथ मेंशन होती हैं। नहीं, फिलहाल तो मैं खाली बात कर रहा था इसकी कमुलेटिव और नॉन कमुलेटिव की। प्रेफरेंस शेयर है तो उसके साथ उसकी परसेंटेज आपको बतानी पड़ेगी प्रीफिक्स में। मींस के वो पहले परसेंटेज लिखेंगे फिर उसके बाद बताएंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि हमें पता लगे कि भाई इतना डिविडेंड जो है वो इसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। कमुलेटिव में यह है कि अगर इस दफा आपने जी सर। 8% पे ना किया तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर 8 और 8 16% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नॉन कमुलेटिव के केस में आपने लास्ट टाइम डिविडेंड पे नहीं किया था तो अब आप सिर्फ इसी दफा का 8% जो है वो आप पे करेंगे। ठीक है? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, यूं भी हो सकता है कि आप 8% तो पूरा पे करने के काबिल नहीं थे, 4% आपने लास्ट टाइम पे कर दिया था और 4% जो है वो रह गया था लास्ट टाइम। इस दफा आप क्या करें, 4% लास्ट टाइम का पे कर दें, 8% जो इस दफा का बनता है वो पे कर दें, तो बात जो है वो तकरीबन 12% पे पहुंच जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर नॉन कमुलेटिव में डिविडेंड रह गया तो रह गया, नेक्स्ट टाइम सिर्फ उसी दफा का डिविडेंड पे करेंगे, पिछली दफा का इसमें एक्यूमुलेट या ऐड नहीं होगा। क्लियर? सर इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि फिर नॉन कम्युलेटिव कम्युलेटिव है तो फिर ऑर्डिनरी का सर ऑर्डिनरी होते हुए फिर नॉन कम्युलेटिव क्यों सर इन्होंने बनाया है?
देखें, कंपनी को जो फाइनेंस के कोर्सेज पढ़े हुए हैं? जी सर। अच्छा, फिर तो चले मेरा काम आसान हो गया। अब उसमें आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ी होगी। जी सर। अच्छा, अब जब आप कॉमन शेयर्स इशू करेंगे तो उसके कुछ जो है वो टेक्निकल नुकसानात हैं, कुछ काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल नुकसानात हैं। शेयर्स इशू करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है या मज़ेदार बात नहीं है। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपको अपना जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होने से क्या मतलब है कि सपोज ए बी और 2 शेयर होल्डर्स, ए के पास भी 50 शेयर्स हैं, बी के पास भी 50 शेयर्स हैं। अब आपको ए भी जो है वो 50% शेयर होल्डर है, बी भी 50% शेयर होल्डर है। आपको मजीद शेयर्स इशू करने हैं और वो शेयर्स जो हैं वो पैसे आपको चाहिए तो आप इसलिए इशू कर रहे हैं। ऑब्वियसली राइट शेयर्स पहले आपको ऑफर किए जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे इतने नहीं हैं कि आप वो परचेज कर सकें। और हमने suppose we issued 50 new shares to shareholder C। अब सिचुएशन क्या हो गई? 50 प्लस 50 प्लस 50। अब आपके 150 में से 50 शेयर्स हैं जो कि बेसिकली 33.33% बनते हैं। आपकी जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी। एक काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल सा नुकसान है कि अगर आप शेयर्स जो है वो मजीद इशू करते हैं तो आपका सवाल कि नॉन कम्युलेटिव शेयर्स फिर इशू करने का फायदा क्या हुआ, तो वो नॉन कम्युलेटिव शेयर इशू करने का फायदा ये हुआ, एक फायदा जो आपको हो सकता है वो ये है कि आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग खराब नहीं। नंबर 2, आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ आप तब डिविडेंड पे करेंगे, लोन की तरह इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, लोन की तरह आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी जरूरी नहीं है, जबकि लोन के केस में आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवाना बाज जगहों पे जरूरी हो भी सकती है, बाज जगहों पे नहीं भी हो सकती। खैर, नंबर 4 के रेट ऑफ इंटरेस्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर इशूइंग बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी, अगर आप लोन उठा रहे हैं, मॉर्टगेज ले रहे हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दैट विल बी क्वाइट हाई, जबकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ हैं। टेक्निकल फिर ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चेंज हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशो और ये जो रिटर्न रेशोज हैं, जहां जहां पे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो रहा है या जहां जहां पे इक्विटी आ रही है, जिन जिन रेशोज में, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है या रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह है, तो वहां पे फिर क्या होता है कि वो रेशोज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इन्वेस्टर जरा थोड़े से डाउट में आ जाते हैं, इन्वेस्टर डाउट में आ जाए या मनी लेंडर्स डाउट में आ जाएं तो उतनी ही आपके लिए पैसा अरेंज करने में मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो फायदा है कि अगर आप लोन लिए बगैर और शेयर्स इशू किए बगैर को बीच का रास्ता और ऐसा निकाल सके कि पैसा अरेंज भी हो जाए और ज़्यादा मसला भी ना हो, उसके लिए फिर आपको ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। होपफुली आपके सवाल का जवाब जो है वो मैंने दे दिया। मैंने सवाल का जवाब दे दिया। क्वेश्चन जी किसने? सर हसीब सर मैंने। अच्छा, तो होपफुली आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। जी सर। अच्छा अच्छा, फिर ये जो पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेटरी हैं, इसमें होता यूं है कि 8% हमने
ये आसानी के लिए समझाने के लिए जो है वो बात कर रहा हूँ कि 8% हमने बात की हुई थी कि आप हमें डिविडेंड पे करेंगे। अगर सपोज, आसानी के लिए समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपको 10 लाख तक प्रॉफिट होता है तो आप हमें 8% पे करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो फिर हमारा डिविडेंड की परसेंटेज भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आपके साथ आपके प्रॉफिट्स में शेयरिंग करेंगे, वी विल पार्टिसिपेट इन योर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड की परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, कम होगा तो ऑब्वियसली वो भी फिर उसी के तरह ही वाइस वर्सा भी बात आएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो किसी खास मुद्दत के लिए जो है वो इशू किए जाते हैं, और उस मुद्दत के बाद फिर यह है कि आप उनको उनका पैसा वापस लौटाएंगे और शेयर्स वापस लेके कैंसिल कर देंगे। अगर तो सपोज आपने 10 साल के लिए शेयर्स इशू किए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 5 साल बाद ही अपने इशू करदा शेयर्स आपसे वापस ले लूं और आपको मैं आपका पैसा वापस कर दूं कि मेरे क्योंकि मेरे पास प्लेंटी ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल हैं और ज़्यादा बेहतर है कि मेरी बैलेंस शीट पोजीशन ज़रा बेहतर हो जाएगी कि अगर मैं प्रेफरेंस शेयर से जान छुड़वा लूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉल करके कॉल करके और आप इन जो आपके डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको रिडीम कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं। कॉल करने से मुराद ये होगी कि आपको जो है वो बाकायदा न्यूज़पेपर में आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, प्राइस कोट करनी पड़ेगी कि हम इतना आपको जो है वो प्राइस पे करेंगे अगर आप हमें अपने शेयर्स बेच दें। तो फिर इस किस्म के केस में जो अगर वो शेयर होल्डर्स इस बारे में जो है वो राजी हो जाते हैं तो फिर आप उनसे उनके शेयर्स वापस लेके प्रेफरेंस शेयर्स और उनको कीमत अदा करके बात खत्म कर देंगे। रिडीमेबल और कॉलेबल फीचर साइड बाय साइड ही चलता है और ये बात पहले से ही लोगों को आपने बताई भी होगी कि हम आपके साथ ये काम कर सकते हैं। एक ग्रेस पीरियड दे देंगे कि सपोज 10 साल के लिए तो मैं इशू कर रहा हूं लेकिन मैं 6 महीने तक आपको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। 6 महीने के बाद मैं किसी भी टाइम बाकायदा नोटिस दे के और मैं आपसे आपके प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले सकता हूं अगर मैं आपको ऑब्वियसली अच्छी कीमत पे करूंगा तो। इररिडीमेबल में फिर ये काम नहीं हो रहा होगा, जितनी मुद्दत है उस मुद्दत के बाद ही आप पे कर रहे होंगे, पे करके और वापस आप उनसे लेके और बात खत्म कर रहे होंगे। जीरो डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई भी डिविडेंड जो है वो आपको नहीं मिलता है। जैसे ये 8% इसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ होता है, ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स आमतौर पर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को कुछ फ़ायदा भी हो जब वो उनको रिडीम करना चाहे। नंबर 2, वो दूसरी वाली सिचुएशन तो रहेगी ही रहेगी कि अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो इनको बहरहाल कॉमन शेयर होल्डर्स से पैसा पहले मिल जाएगा, लेकिन डिविडेंड इनका हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये बहरहाल बात जो है वो पक्की है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको पैसों की सूरत में अदा नहीं किए जाएंगे बल्कि इनके बदले में आपको कॉमन शेयर्स जो हैं वो आपको अदा कर दिए जाएंगे। ये बात वक्त आने पे आपको नहीं बताई जाती बल्कि ये बात आपको इशू करते वक्त ही बता दी जाती है कि भाई इतना ग्रेस पीरियड है आपके पास, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, आप इसमें सोच लें और सोचने के बाद फैसला करके मुझे बता दें कि जब 5 साल बाद या 10 साल बाद या 12 या 15 साल बाद जब आपको मैंने इनकी अमाउंट लौटानी होगी तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे या तुम्हें उसके बदले में शेयर्स चाहिए होंगे। तो ये बात पहले से ही आप जो है वो डिसाइड कर लेंगे। सबसे जरूरी बात जो है, जो कि अभी तक अगर कोई नहीं सुन रहा था तो अब उसके सुनने वाली है,
वो ये है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बाकायदा तौर पे लायबिलिटी के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, लेकिन इनमें से ये जो कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, ये बाकायदा तौर पे लायबिलिटी ट्रीट किए जाते हैं। इनके ऊपर जो आप डिविडेंड पे करेंगे वो बाकायदा तौर पे लिखा तो डिविडेंड ही जाएगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट के साथ मिला के लिखा जाएगा। इनकम डिविडेंड कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आया करता, लेकिन इनके ऊपर जो आप डिविडेंड पे कर रहे होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जो है वो ट्रीट किए जाएंगे और एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहां पे मैं इस चीज को जो है वो लिख भी देता हूं कि सर माइक ऑफ है आपका। यार खांसी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है तो इस तरह से सॉरी। अच्छा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये ज़रूर जो है वो जहन में रखिएगा कि आउट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल और कमुलेटिव जो होते हैं दे आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज। लिखे ये प्रेफरेंस शेयर्स की तरह ही जाएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन जब आप लाइबिलिटीज काउंट कर रहे होंगे तो आप इन दो को लाइबिलिटीज की तरह जो है वो आप शुमार करेंगे और इसका ऊपर जो डिविडेंड है वो लिखा डिविडेंड ही जाएगा, लेकिन उसको इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट में शामिल किया जाए। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? हम 3 लोग रह गए। जी जी। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं खावर साहब, इसका फिर हम क्या करते होते हैं? सर एक तो ये है कि कुछ टीचर्स ने ये बताया था कि जी हमसे भी आगे पूछा जाता है लेक्चर्स के बारे में, तो चलो हमारे पास एज ए प्रूफ होता है कि जी लेक्चर हुआ है। ठीक है।
तो जब सर ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था कोविड-19 में, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो स्टार्ट में कुछ टीचर्स प्रोवाइड कर देते थे गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है। ताकि अगर किसी का मिस हुआ है या कोई सिग्नल का इशू था या लाइन ड्रॉप हो गई तो वो अपना लेक्चर कंप्लीट कर ले। ठीक है। लेकिन वो फिर उसमें स्टूडेंट्स थोड़े से लीनियंट हो गए थे, तो वो सर एजाज ने फिर ऑफ करवा दिया था। अच्छा अच्छा। तो वो बहरहाल ये है कि सर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम्स के नज़दीक तरीन वो फिर जो लेक्चर्स हैं वो गूगल क्लासरूम में भी टीचर्स ने अपलोड किए थे। ठीक है। जी सर, बस मेरी तो समझ में यही चीज़ आई है। चलें, वो साथ साथ हम इस तरह करते रहेंगे कि हम शेयर करते रहेंगे, और हम जो है वो अज्यूम यही करेंगे कि अच्छा अच्छा, और हम कोशिश यही करेंगे कि, और अज्यूम यही करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि लोग उनको अगर वो किसी भी वजह से क्लास अगर वो अटेंड नहीं कर पाए, फॉर एनी रीज़न, कोई मजबूरी है या वो मसरूफ़ थे या कुछ, तो हम उनके साथ उसको शेयर कर लेंगे ताकि वो उसको देख के और नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आ सकें। जी ठीक है सर। अच्छा, तो अच्छा, अब हम यूँ देख लेते हैं कि ये गवर्नर, अच्छा, और क्लास कब तक जाती होती है सर इतना काफी नहीं था आज के लिए। जी? मैं कह रहा हूँ सर इतना काफी नहीं था सर आज के लिए। इतना सा? 8 बजे तक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है 8 बजे तक फिर खत्म कर देते। कोई एक एक घंटा, सवा घंटा तो होनी चाहिए ना, ठीक है क्या सर। ख्याल है? सर आपको कोई ब्रेकअप प्लान मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी। सर उसमें आपके पास मतलब कितना टाइम है, मिड कब से स्टार्ट करवा रही हैं ये लोग? मिड्स का तो मुझे नहीं बताया गया, मुझे ये चीज़ मिली है, ये भी आपके सामने ओपन भी हो जाएगी। इसमें वीक्स हैं, वो नहीं है कि डेट नहीं है कि किस डेट पे वो नहीं है। मतलब वही सर कि दिसंबर तक है ये आपका प्लान, मिड का जो है, या जनवरी तक है? वो मैं चले उन इजाज साहब के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जी क्योंकि ठीक है अभी सर। तक ये आपके वैसे कितने वीक्स हो चुके हैं? सर बीच में कुछ डिस्टरबेंस भी रही है। नोटिफिकेशन तो हो गया था क्लासेस का, लेकिन दो दो 3 वीक्स तक क्लासेस नहीं हुई। ठीक है। फिर वो एक शेड्यूल पे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है। फिर हमारे 2 सब्जेक्ट्स एक टीचर के साथ थे, वो मेरा ख्याल है शायद रिज़ाइन कर गई हैं। अच्छा, तो उनमें से एक आपको मिला है, तो वो फिर काफ़ी मेरा ख्याल है मिस हुई है बीच में से। चलें इस तरह कर लेते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या सिचुएशन है और जो मेकअप्स वगैरह लेनी है उसका क्या करना है, उसके हवाले से कुछ प्लान कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा आज के लिए थोड़ी सी हिम्मत करें तो बस हम ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं, 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर ये है कि ख़त्म कर लेते जी ठीक है सर, आप करें। हैं।
अच्छा, तो ये तो खैर शेयर्स के बारे में थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? ये मैनेजमेंट से ज़रा थोड़ा सा, इट्स मच मोर देन जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इज कंसर्न विद रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, जबकि गवर्नेंस इज अबाउट गिविंग अ डायरेक्शन के, और फिर वो डायरेक्शन दे के, और इट्स अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जो डिसीजंस आप ले रहे हैं। एक तो आपने पहले तो ये बताना है कि यार डिसीजंस इस तरह लेनी चाहिए। सेकेंडली फिर ये है कि वो जो आपने गाइडलाइन दी है, जो आपने प्लान बताया है, जो आपने डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन को मॉनिटर भी करना है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली अगर वो आप अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा हटते हैं आगे पीछे, तो फिर उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करके और वापस अपनी जगह पे भी चीज़ को लेके आना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली शुरू क्यों हुई और किस वजह से इसकी ज़रूरत महसूस की गई, कुछ इसका पता है या नहीं पता? सरबेन्स ऑक्सली एक्ट का पता है, या एनरॉन फियास्को का, या वर्ल्ड कॉम का कुछ है पता कि क्या हुआ था या? नहीं सर, इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, एनरॉन एक कंपनी थी, वैसे तो एज अ सब्जेक्ट काफी अरसे से ये मौजूद है। लाइमलाइट में ये सब्जेक्ट तब आया जब एनरॉन एक कंपनी थी, एनरॉन अमेरिका की ये थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी पावर सेक्टर की कंपनी थी, जबकि दुनिया की ये सेवेंथ लार्जेस्ट पावर जनरेशन की कंपनी थी। इसका जो ऑडिटर था, ऑडिटर जो था इसका, वो ऑर्थर एंडरसन था। ऑर्थर एंडरसन बिग फोर उसको कहा करते थे, ऑडिट फर्म्स, जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है जिनका ए फर्गूसन है। तो ऑर्थर एंडरसन भी इसी तरह एक जो थी वो ऑडिट फर्म थी, और वो इनको ऑडिट कर रहे थे। इस कंपनी का जो चीफ एग्जेक्टिव है वो अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ मिलके दुनिया की टॉप की ऑडिट फर्म को मिलके 10 साल तक बेवकूफ बनाते रहे, और घपले इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से और इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से खेले कि दुनिया को भी उसके ऊपर लॉज बनाने में फिर बाद में भी बहुत टाइम लगा। पहले तो समझने में कि हुआ क्या है, और फिर बाद में उस चीज को एड्रेस करने में, उसके ऊपर लॉज बनाने में। उस बंदे को खैर कैद के दौरान ही, जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर था, बाद में वो पकड़े गए। खैर कंपनी इतनी बड़ी थी ये कि जब ये एकदम ही वो हुई, बैंकरप्ट हुई, तो इसकी जो ब्रेकिंग न्यूज जो थी वो सीएनएन के ऊपर आई, और कि भाई वो जो एनरॉन जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। और सिचुएशन इस तरह थी कि कुछ अरसे पहले तक ही इसकी जो शेयर प्राइस भी थी, कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी दिख रही थी नंबर्स वाइज, कि लोग ये समझ रहे थे कि यार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा है। और इन लोगों ने, वो जो सीएफओ जो था उसका, ये हम केस स्टडी बाकायदा जो है वो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे अभी, वो जो इसका सीईओ जो था, उसने शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ऐसे लोग रखे हुए थे जिनका बिल्कुल किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। ज्यादातर उसने सेलिब्रिटीज रखे हुए थे,
सिर्फ पब्लिसिटी और उसके लिए कि यार देखो कंपनी इतनी अच्छी है कि इन लोगों ने भी हमारे साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जबकि एक्चुअली उस कंपनी का अंदर से हाल जो है वो बहुत ज़्यादा खोखला था और वो फाइनली कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई एकदम ही। इसी तरह दूसरी कंपनी थी वर्ल्डकॉम, उसका भी यही ऑडिटर था, आर्थर एंडरसन, बड़े अरसे से उनका ऑडिट कर रहे थे। और वहां पे हुआ यूं कि डायरेक्टर्स ने ये शो किया कि कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है, और क्योंकि वो डायरेक्टर हैं और कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उन्होंने अपने लिए बहुत हैवी बोनसेस हासिल किए कि कंपनी क्योंकि प्रॉफिट में है और ये सारी हमारी मेहनत का नतीजा है तो हमें यानी पैसे भी जो है वो बोनसेस की फॉर्म में ज्यादा मिलने चाहिए, जबकि एक्चुअली ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और वो कंपनी भी जो है वो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गई। ऑर्थर एंडरसन पे पाबंदी लग गई कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया कि ये आज के बाद से कभी भी ऑडिट नहीं कर सकेंगे। कुछ अरसे पहले तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑर्थर एंडरसन पे स्टिल पाबंदी थी कि ये नहीं कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते हैं, कंसल्टेंसी और बाकी सर्विसेज ये दे सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते। और सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट आया, अमेरिकन कांग्रेस ने सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट जो है वो पास किया अमेरिकन कांग्रेस ने कि यार ये जो ऑडिट और गवर्नेंस की जो सिचुएशन है, कंपनी चलाई कैसे जाए, इसमें बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस करने की ज़रूरत है, वरना ये इस किस्म के जो कुछ लोग अगर जो अक्लमंद जो कि अगर टॉप लेवल पे आ गए तो ये तो एक के बाद दूसरा स्कैम आता रहेगा और पब्लिक के पैसे तो, और लोगों का पब्लिक के ऊपर, पब्लिक कंपनी के ऊपर से अगर एतमाद उठ गया तो इन्वेस्टमेंट्स जो लोग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगी और वगैरह वगैरह। उसके बाद से फिर अब ये है कि ऑडिट फर्म पाकिस्तान में भी फिर कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस आया। गवर्नेंस सबसे पहले ये 2002 में आया और गवर्नेंस 2002 में आया सबसे पहले पाकिस्तान में। इसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कमेटीज बनी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बंदे टेक्निकल होने चाहिए। और मसलन अभी अगर मुझे यहाँ से कोई अगर वो मिल जाती है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये हंजला साहब कौन है, हंजला ही है ना। चलो जी, कोई और बंदा भी आया हमारे साथ। रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं? अब ये जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ये कमेटी बनी हुई है तो ये उसी के बाद फिर फैसले हुए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कमेटीज बनाए और कमेटीज में आपने बंदे टेक्निकल रखने हैं। मसलन ऑडिट कमेटी है तो इसमें वो बंदे होने चाहिए जो कि ऑडिट का तजर्बा रखते हों और इनकी मीटिंग्स कितने कितने अरसे बाद होनी चाहिए और क्या क्या कुछ होना चाहिए, सारा कुछ उसमें डिसाइड हुआ। इसी तरह फिर ये ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी है, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कमेटी है, प्रोजेक्ट डाइवर्सिफिकेशन कमेटी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिफरेंट, एग्जेक्टिव कमेटी, सीएसआर, बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी। यानी आपने करना क्या है कि आपने एक तो डायरेक्टर्स की कमेटीज बनानी है और उन कमेटीज में बंदे वो होने चाहिए जो कि उस फील्ड के लिहाज से हों। फिर इस कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 2013 में रिवीजन की गई, फिर 2017 में रिवीजन की गई और फिर 2019 में अगेन फिर इसमें रिवीजन की गई, क्योंकि दुनिया काफ़ी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है और जैसे जैसे लॉज चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, ऐसे ही दो नंबरी के तरीके भी जो है वो भी इवॉल्व होते रहते हैं और साथ साथ में नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो लॉ को
अपडेट करना जो है वो ज़रूरी है। अब इसमें हम कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस भी देखेंगे कि उसमें बात जो है वो उन्होंने क्या की हुई है, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। कमिटीज़ किस तरह बनानी है, उसमें बंदे कैसे आने हैं, डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं बंदे के अंदर, और कितनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग चाहिए कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। और डायरेक्टरशिप हासिल करने के लिए शेयर्स ज़रूरी भी हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इजाज साहब के साथ फिर मैं तफसील के साथ ज़रा मामलात डिस्कस करके, और ग्रुप बना लीजिएगा, उसमें फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, बकाया बातें फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है जी। सर अगर ट्यूसडे को हो जाए क्लास तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको कोई इशू या ना हो तो। ट्यूसडे को असल में मेरी क्लास होती है नवल रावलपिंडी में, और वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो छोड़ना ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। सर उसकी टाइमिंग इसके साथ क्लैश में? हाँ, 5:45 शुरू होती है और वो तकरीबन जाती है 8:15 तक। चलें ठीक है सर, इट्स ओके। चले, ओके भाई, थैंक यू। अच्छा सर, एक तो अपना नंबर दे दीजिएगा, दूसरा जो ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, दूसरा सर, इसकी अगर आपको कोई बुक या मटेरियल वगैरह मिला है तो वो, और जो गूगल क्लासरूम का कोड है वो शेयर कर दें, ठीक है, ताकि सर वो उसमें हम ऐड हो सके। मैं कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी।